Hello students, good evening. Welcome to Vedant classes. I am your physics teacher. Our today's topic is sound, which is chapter 7. तो शुरू करते हैं chapter 7 sound. तो what is sound? Sound is nothing but energy. Sound is energy. Then we know that according to conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. तो साउंड, अगर साउंड एक एनर्जी है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कौन करेगा ना? कोई वर्क हुआ होगा तब एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होगा. तो पहली बात तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. हमारा क्वेश्चन क्या क्या है ना? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ. वाट हमने पढ़ लिया अभी. क्या ना? वाट क्या है ना? एक एनर्जी है. साउंड एक एनर्जी है. हाउ इट इज एनर्जी ना? अगर कुछ वार्क हुआ होगा तो वार्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा और वो जो एनर्जी का फॉर्म है वो उसको हम साउंड बोल देंगे. तो सभी एनर्जी को तो हम साउंड नहीं बोलते हैं ना. तो एनर्जी, साउंड एनर्जी किसको बोलते हैं ना? जब एनर्जी किसी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और उससे जो एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं ना? साउंड एनर्जी बोलते हैं. ठीक है ना. तो वाइब्रेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर सभी वाइब्रेशन हमें सुनाई देगा. हमें साउंड, हमारे जो डेली लाइफ है उसमें हम साउंड को कैसे लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं ना? अगर कुछ चीज, अगर मैं ऐसे किया तो ये साउंड मुझे सुनाई दिया, इसीलिए मैं इसको साउंड बोला. तो इसमें भी वाइब्रेशन हुआ होगा, पर वाइब्रेशन अगर सुनाई देगा तभी उसको साउंड बोल देंगे, ऐसा नहीं. वो वाइब्रेशंस को, एनर्जी को, साउंड का एक रेंज होता है जिस रेंज से हमें सुनाई देता है. ठीक है ना. तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ऑडिबल रेंज. ठीक है ना. तो अब वाइब्रेशन से जो एनर्जी हुआ है उसको हम बोलेंगे साउंड एनर्जी. ठीक है. देन तो उसके बाद हमारा क्या है? तो प्रोपेगेशन. तो पहली बात तो साउंड एनर्जी है, पता चल गया. कैसे एनर्जी ना? वाइब्रेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है. तो हमें पता चल गया कि साउंड एक एनर्जी है. ठीक है. देन अगर साउंड एनर्जी है तो हम क्या करते हैं ना? एनर्जी ट्रांसफर होता है. एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है. ठीक है ना. तो एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ना? प्रोपागेशन बोलते हैं. एनर्जी, साउंड के जो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है उसको हम प्रोपागेशन बोलते हैं. और प्रोपागेशन के लिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं, क्या ना? ये हमारा यहाँ पे लिखा है, देखो. द साइंस ऑफ साउंड इज वेव्स. तो व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट वेव इज ए डिस्टरबेंस. डिस्टरबेंस मतलब एक कोई भी कुछ भी वर्क हुआ होगा. ठीक है. तो डिस्टरबेंस व्हिच कैरीज एनर्जी कहां से ना? इन मैटर एंड स्पेस. स्पेस मतलब वो वाला स्पेस नहीं, हमारा जो ये वाला सराउंडिंग स्पेस है. ठीक है. तो कैरीज एनर्जी इन मैटर एंड स्पेस विथाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये क्या है? ये इसका मीनिंग क्या है ना? साउंड क्या करता है? एनर्जी कैरी करता है, पर मैटर में और स्पेस में. स्पेस मतलब एयर में बोल रहा हूं. तो एयर में मॉलिक्यूल्स है, मैटर में भी मॉलिक्यूल्स है. पर ये जो एनर्जी कैरी कर रहा होगा वहां उस वक्त क्या हो रहा होगा ना? ये एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स है एक्चुअल मूवमेंट उनका नहीं होगा. कैसे ना? वो क्या करेंगे ना? वाइब्रेट करेंगे. वाइब्रेट किस पोजीशन में करेंगे ना? अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एयर का एक मॉलिक्यूल है,
ये इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से इधर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा या फिर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा ना, ये टाइप ऑफ वेव से हमें पता चलेगा कि वो कैसा वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या ना, फॉर्मेशन एंड प्रोपागेशन। फॉर्मेशन कैसा होता है ना, अगर कोई चीज वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है ना, साउंड प्रोड्यूस होता है। और प्रोपागेशन कहां पे होता है, इधर मैटर और स्पेस। स्पेस मतलब सराउंडिंग मीडियम में बात कर रहा हूं। ठीक है, देन और क्या ना, प्रोपागेशन के लिए साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है। विथआउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपागेट। क्लियर। देन तो हम क्या क्या पढ़ लिए, एक वाइब्रेटिंग सोर्स ना, ओरिजिनेट फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा वोकल कॉर्ड्स हो गया और गिटार का जो स्ट्रिंग हो गया, हम ऐसे करते हैं तो वाइब्रेट होता है, उससे हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। और क्या ना, और क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है ना। और हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था ना, मीडियम शुड बी इनर्शियल और क्या, इनर्शियल एंड फ्रिक्शनलेस एंड इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम के पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है ना। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव में क्या होता है ना, टाइप्स में, टाइप्स मतलब हम बेसिस में दोनों को तोड़ेंगे। कौन सा बेसिस ना, अकॉर्डिंग टू मीडियम, अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीडियम और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मीडियम मतलब कौन से मीडियम, अगर वेव है तो वो एनर्जी कैरी करेगा। वेव है तो एनर्जी कैरी करेगा। तो अगर वो वेव को, इफ मीडियम इज रिक्वायर्ड, देन इट इज कॉल्ड ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। इफ नॉट रिक्वायर्ड, then it is a electromagnetic wave. It is a electromagnetic wave. तो मैकेनिकल वेव में क्या आ जाएगा ना, हम जो पढ़ रहे हैं साउंड, क्योंकि साउंड को एक क्या चाहिए ना, एक मीडियम चाहिए टू प्रोपेगेट। ठीक है। देन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आ जाएगा, लाइट। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए आने के लिए, क्यों ना, स्पेस में भी वो सन से अर्थ तक स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है, तो यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है ना, तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है ना, अगर 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। पहली एग्जांपल ना, एक स्केल लेना है और एक टेबल में, एक टेबल पे यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये स्केल रख के तुम क्या करोगे, ऐसा यहाँ पे प्लग करोगे, ऐसे यहाँ पे प्लग करोगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे ना, ये और ये इस डायरेक्शन में, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, एनर्जी जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर और प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन भी उस डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, देन उस वेव को हम क्या बोलेंगे ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देन सेकेंड आ गया ना, हम क्या करते हैं ना, जो रस्सी को ऐसे, मतलब ऐसे प्लग करेंगे, रस्सी को एक एंड को फिक्स रख के उधर दूसरे एंड में ऐसे क्या करेंगे, प्लग करेंगे। या फिर एक स्टिल वाटर है, पॉन्ड है, उसमें क्या करोगे, एक थोड़ा सा मतलब छोटा सा पेबल लेके वहां पे डाल दो,
तो वो जो क्या होता है, वो जो वेव क्रिएट होता है ऐसे वाला, यहाँ पे क्या होता है ना, एनर्जी इस डायरेक्शन में कैरी हो रहा है, मतलब एनर्जी दूर में जा रहा है, जो सरफेस का दूर जा रहा है कि नहीं, सरफेस का दूर जा रहा है। पर ये जो मॉलिक्यूल्स है किसका, वाटर का बोल लो, अगर पॉन्ड केस में बोल रहे हो तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बोल लो, या फिर रस्सी के केस में रस्सी का मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा ना, वो क्या कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव वो वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर यहाँ पे एनर्जी जा रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इस टाइप के अगर वाइब्रेशन हो गए, मतलब पार्टिकल का इस टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है और एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव्स। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। देन नेक्स्ट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू ए साउंड और ए वेव। हम तो अगर हम क्या बोलेंगे ना, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। क्लियर। तो पहली बात तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, अगर हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं और वो पार्टिकल क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो पार्टिकल वाइब्रेशन को और क्या बोलते हैं, ओसिलेशन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड जो वो पार्टिकल कर रहा है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, और कुछ नहीं। देन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है ना, पहले बात वेवलेंथ जानने के लिए हमें दो टाइप का जो हम ये पढ़े, क्या पढ़े, वेवलेंथ का टाइप ये वाला प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है ना, अगर पार्टिकल्स यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है, मतलब वार्क हो रहा है, फोर्स और इस पार्टिकल को क्या कर रहा है, कुछ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वार्क हो रहा है, वो वार्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो वो वार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो एनर्जी क्या कर रहा है, इस पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रहा है, और वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसको ही हम बोल देते हैं साउंड एनर्जी या फिर साउंड सिंपली। देन वो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, पार्टिकल क्या होंगे ना, कुछ अगर पहली बात तो क्या होगा, अगर एक फोर्स पड़ेगा यहाँ पे तो क्या होगा, वो ऐसे दब जाएंगे, वो पहले वाला पार्टिकल दब जाएंगे, तो यहाँ पे एक कंप्रेसिव रीजन होगा, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। फिर अगर ये यहाँ पे जाएंगे, क्यों, अगर ओसिलेशन कर रहे हैं तो मीन पोजीशन में क्या होगा, मीन पोजीशन से वो वापस आएंगे, मीन पोजीशन से फिर से वापस आएंगे, तो वापस आते वक्त वो थोड़ा खुला खुला रह जाएगा, वो एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खुला खुला रह जाएगा। तो इस एरिया को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। ठीक है, समझ गए। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression एंड रेयरफैक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में जो लेंथ है उसको मेजर करके हम लिख देंगे क्या, वेवलेंथ, नहीं। पूरा जो साउंड वेव जा रहा है वो कैसे जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन। अगर इतना रीजन कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ऐसे जाएगा। तो ये जो दो कंप्रेशन है इनके बीच और ये दो जो रेयरफैक्शन है इनके बीच जो डिस्टेंस है उनको बोलेंगे हम वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा। क्या बोलेंगे इसको, लैम्बडा। ठीक है। देन ये हो गया हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ना, हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा ना, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऐसे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, है कि नहीं। पार्टिकल्स ऐसे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, मगर एनर्जी यहां पे जा रहा है, इसीलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं ना। देन इसको हम जो
अपर वाला रीजन है इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे ट्रॉफ। एंड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव we can define it as the distance between two consecutive crest or two consecutive trough. Two consecutive crest or two consecutive trough is known as wavelength in terms of transverse wave. Clear? Then तो ये तो हम पढ़ लिए क्या ना, वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं हमें पढ़ लिए। देन तो वेवलेंथ क्या है ना, लैम्डा। हाँ, लैम्डा इज वेवलेंथ। देन फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। देन और एक क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वेव का जो लेंथ है उसे हमें वेवलेंथ बोलते हैं। ये क्या है, ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ये हम कैसे पढ़ेंगे ना, टाइम पीरियड के बाद पढ़ेंगे। टाइम पीरियड क्या है, पहली बात तो हमें स्पीड तो पता चल गया। स्पीड क्या है ना, अगर वेव ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई चीज अगर ट्रैवल करेगा तो एनर्जी अगर ट्रैवल करेगा तो वो क्या होगा, एनर्जी अगर ट्रैवल करेगा तो कुछ ही तो स्पीड होगा ना उसका। तो अगर स्पीड, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड ना, इसको ही बोलते हैं। देन एनर्जी कितना डिस्टेंस जा रहा है इन यूनिट टाइम इज नोन एज क्या है, हमारा स्पीड ऑफ साउंड। देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ लिया क्या, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब वो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो कितना वाइब्रेट कर रहा है पर सेकेंड में, उसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर? देन नेक्स्ट हो गया हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या ना, वेवलेंथ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन वेव पॉइंट्स। वेव पॉइंट्स मतलब क्या, इधर टू कंप्रेशन, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेरफैक्शन, और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉप्स। तो ये क्या है, लेंथ है, वेव का लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसीलिए लेंथ का यूनिट मीटर है। ठीक है। देन तो अब हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए ना, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ये हमें जानना है। पर उससे पहले क्या जानना है ना, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहली बात तो टाइम पीरियड क्या है ना, हमने ये सब क्या पढ़ लिया था, 9th में ही पढ़ लिया था क्या ना, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, F इक्वल टू 1/t। t क्या है, टाइम पीरियड ना, एक ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, हम क्या अब क्या पढ़े, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये मतलब एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, वन ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है वो कौन बताएगा, टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कितना हो रहा है कौन बताएगा ना, फ्रीक्वेंसी। तो थोड़ा सा इनमें क्या मतलब कुछ रिलेशन लग रहा है क्या ना, अगर मैं क्या करूंगा, इसको 3 बार टैप करूंगा, 1 2 3। तो अगर 3 टैप्स 1 सेकंड में हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी है 3 टैप्स पर सेकंड, बस 3 साइकिल्स, हमें ये लिखते हैं साइकिल्स पर सेकंड। ये क्यों लिखे ना, क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रहा है, हाँ, हम ये जो टैप्स वाला ये समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे, ठीक है ना। 3 साइकिल पर सेकंड को, साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हैं ना, अलग एक यूनिट है उसका, हर्ट्ज, डिनोटेड बाय Hz। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 3 हर्ट्ज। क्लियर? देन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है ना, अगर 3 टैप्स हो रहा है 1 सेकेंड में, सिंपल लॉजिक लगाना है, 3 टैप्स हो रहा है 1 सेकेंड में, तो एक टैप कितने में होगा, 1/3 सेकेंड में, है कि नहीं। तो एक टैप के लिए जितना टाइम मतलब वो लिया उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, ये 3 क्या था, 3 टैप्स पर सेकेंड, इसको ही तो हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे ना।
तो ये 3 के बदले हम क्या डाल दी, फ्रीक्वेंसी, तो T इक्वल टू 1/f। तो आज इट इज टाइम पीरियड, ये टाइम को बता रहा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, सिंपल। तो टाइम पीरियड इक्वल टू सेकंड, सिंपल। देन अब हम क्या पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया। तो हमने ये हमें पता चल गया क्या ना, f इक्वल टू 1/t और t इक्वल टू 1/f, सिंपल। देन इसमें क्या रोल है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड को हम लिखेंगे v, ठीक है ना, साउंड के स्पीड को हम लिखेंगे v। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है ना, एक सेकेंड में d/t, मतलब यूनिट टाइम में वेव, ये किसका निकाल रहे हैं, स्पीड, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, तो यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में, ठीक है ना, एक सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। देन तो ये डिस्टेंस कौन सा वाला डिस्टेंस है, लेंथ। स्पीड, साउंड मतलब क्या, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी अगर ट्रैवल करेगा उसको वेव बोलते हैं। तो वेव कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ बाई कितने टाइम में, टाइम पीरियड के टाइम में। तो वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, तो वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा, टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी। तो v इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। देन अगर a बाय b होगा, हम a इंटू 1/b लिख सकते हैं ना, तो इसको भी लैम्बडा इंटू 1/t लिख देते हैं। तो v इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t, मतलब अभी हम क्या पढ़े, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा। तो v इक्वल टू lambda into frequency, wavelength into frequency। as b is speed, इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, सिंपल, क्लियर। देन नेक्स्ट हम जाएंगे साउंड वेव, जो हम पढ़ लिए ये वाला, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल जिसको मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको नहीं चाहिए मीडियम, सिंपल। ट्रांसवर्स ना, अगर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मतलब एनर्जी जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल, सिंपल। देन स्पीड के जो साउंड के जो स्पीड है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, किसको ना, साउंड के स्पीड को। पहली बात डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या करेगा ना, स्पीड ऑफ साउंड। अगर डेंसिटी डिनोटेड बाय रो है ना, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना, देन अगर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, तो अगर ये वाइब्रेट करने के लिए वो एक्सट्रीम पोजीशन में चला गया, पर एक्सट्रीम पोजीशन में चल जाने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो उसका जगह ले लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना, तो फिर ये वापस आते वक्त ये वाला क्या होगा, इसके जगह होगा। तो इस टाइम में क्या होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो सही से नहीं होगा। इसीलिए क्या हो रहा है ना, अगर डेंसिटी बढ़ जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद और क्या आएगा ना, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है ना। देन ये क्या कर रहा है ना, जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है उसको क्या कर देता है ना, 5/8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, 5/8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहा है, पर ये एक्चुअल में बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। क्यों, ये एक कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, इसीलिए क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़ लिए ना, डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या करता है, डेंसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, साउंड ऑफ स्पीड का जो साउंड का जो स्पीड है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो भी बढ़ जाएगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर उनका स्पीड बढ़ जाएगा तो एनर्जी जो है वो जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा। तो जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा मतलब क्या है, अगर तुम किसी जगह से किसी जगह तक जल्दी ट्रैवल कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारा स्पीड ज्यादा है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने से क्या होता है ना, 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जा रहा है, किसका, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड, किसका स्पीड, साउंड का स्पीड। साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, इतने में इतनी फैक्टर से बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब ऐड करेंगे। ठीक है ना, अगर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 0.61 इंटू 5 तो कितना होगा, 0. कितना होगा, 3.05 मीटर पर सेकेंड इतना बढ़ जाएगा, 3.05 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस किसका ना, स्पीड ऑफ साउंड है ये वाला। ठीक है ना, तो ये वाला थोड़ा देखना है। तो कूल एयर में क्या होगा, स्पीड कम होगा, रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कूल एयर, हॉट एयर में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्स वेव जो हम पढ़ लिए, क्या है ना, इसमें क्या होगा ना, ट्रांसवर्स वेव में हम पढ़ लिए क्या ना, अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, पर इसमें स्पीड जो है वो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, टेंशन अपॉन टी क्या है, टेंशन, एम क्या है ना, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक रस्सी है जिसका मास है 2 kg, पर 2 kg पर उसका लेंथ है 2 मीटर, लेंथ है 2 मीटर, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा ना, मास कितना है 2 kg पर यूनिट लेंथ निकालना है। अगर 5 पेन 15 रुपए है तो एक पेन कितना होगा, 3 रुपीज। देन 2 मीटर में 2 kg है तो 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा 2/2 मीटर, तो क्या होगा 1 kg पर मीटर, है कि नहीं। तो ये वाला आ जाएगा क्या हमारा मास पर यूनिट लेंथ। तो V किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन क्या है ना, वो जो टॉटनेस है, अगर ये स्ट्रिंग है इसको हम खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू इसके मॉलिक्यूल, तो वो उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हम तो पढ़ लिए थे ना 8th क्लास में, टेंशन अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, है कि नहीं। देन हायर टेंशन रिजल्ट्स इंक्रीज इन वेव स्पीड। ठीक है ना, देन डेंसिटी, इसमें क्या होगा ना, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें क्या होगा ना, अगर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ये मतलब ज्यादा एनर्जी को एफिशिएंटली ट्रांसफर कर पाएंगे। एफिशिएंटली ट्रांसफर मतलब अच्छे से होगा, अच्छे से होगा मतलब क्या होगा, हमारा जो वेव का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज भी लिखा हुआ है। ठीक है, देन ये जो मास पर यूनिट लेंथ है यहाँ पे म्यू हिसाब से दिया गया, ये एक अलग क्या है, एक सिंबल है। ठीक है ना, देन हम आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना, साउंड क्या कर रहा है ना, एनर्जी कैरी कर रहा है। तो अगर किसी एक सरफेस होगा उसको क्या होगा ना, यहाँ पे वो लग के क्या होगा ना, ये वापस आ जाएगा,
ठीक है ना, पर उसी इंटेंसिटी से नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी जा रहा है और फिर टकरा के वापस आ रहा है तो उसी एनर्जी से नहीं आएगा। क्यों ना, ये जितना एनर्जी लिया होगा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो साउंड का जो रिटर्न प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये दो फेनोमेना प्रोड्यूस करेगा। क्या, एक तो इको, एक क्या, रिवर्बरेशन। इको क्या है ना, इको क्या है पहली बात तो इको जानने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ये क्या है ना, पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग ये एक टाइम लिमिट है। क्या है ना, ये है 0.1 सेकेंड। अगर इसके बीच में अगर कोई एक साउंड गया और वो वहां पे टकरा के वापस आया, अगर 0.1 सेकेंड के बाद आएगा तो हम अगर मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगा, वो जाके टकरा के वापस आया, तो वो मैं जो चिल्लाने का साउंड मुझे उसको मैं सुन पाऊंगा। और वापस अगर वो जो साउंड टकरा के आएगा, अगर वो 0.1 सेकेंड के बाद आएगा, तो मैं उस साउंड को क्या होगा ना, डिस्टिंक्टली सुन पाऊंगा। तो अगर हमें जो रिफ्लेक्टेड साउंड है 0.1 सेकेंड के बाद आएगा, तो तभी हम उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। ठीक है ना, पर अगर इसके बीच में आ जाएगा, मतलब 0.05 सेकेंड में आ गए 0.05 सेकेंड में आ गए, तो इसको हम बोलेंगे क्या ना, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होगा ना, अगर इस टाइम लिमिट में टकरा के वापस आ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पास में कहीं होगा, मतलब नियर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मल्टीपल वाइब्रेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। इको क्या है ना, पर्सिस्टेंस इन स्पेस आफ्टर द सोर्स स्टॉप्स, इट कॉज्ड बाय मल्टीपल सरफेस रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या होता है, रिवर्बरेशन। ये कहां पे यूज होता है ना, हमने सब सुने हैं क्या ना, स्लोड एंड रिवर्ब। तो ये जो रिवर्ब वाला है वो यहां से आया है, रिवर्बरेशन। ठीक है ना, तो इको क्या है ना, अगर 0.1 सेकेंड के बाद साउंड टकरा के वापस आएगा उसको बोलेंगे इको। अगर उसके बीच में आ गया, मतलब 0.1 सेकेंड से पहले आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे ना, रिवर्बरेशन। ठीक है, देन तो कंडीशंस, तो व्हाट आर द कंडीशंस टू हियर एन इको। तो इको को सुनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पहली बात तो ना, साउंड मस्ट रिफ्लेक्ट एंड कम टू द ऑब्जर्वर आफ्टर 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए। क्यों, 0.1 सेकेंड के बाद ही आएगा तो मैं डिस्टिंक्टली सुन पाऊंगा। ठीक है, ये पहली बात। सेकेंड बात ना, वहां पे एक देयर मस्ट बी ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, वहां पे कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, नहीं तो टकरा के कैसे आएगा, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ही नहीं बोलेंगे। तो इको तो क्या, रिफ्लेक्शन ही नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, देन उसके बाद अगर थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे एक क्या आएगा, एक फॉर्मूला आएगा ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर अगर देखो यहाँ पे कोई एक बंदा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे एक माउंटेन है, वहां पे चिल्ला रहा है। ठीक है ना, तो ये साउंड जाके यहाँ पे टकरा के वापस आएगा। ठीक है ना, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो जा रहा है फिर वापस से आ रहा है। ठीक है ना, ये मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम नहीं चेंज हुआ है, तो मीडियम सेम है, तो क्या सेम होगा, स्पीड सेम होगा। ठीक है ना, तो ये डी डिस्टेंस है, तो ये जा रहा है फिर से आ रहा है, तो डी प्लस डी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो d लिखे हैं हम, ये गलत है, ये क्या है, 2d। ठीक है ना,
समझ गए। देन 2D/t, क्यों 2D/t ना, जा रहा है फिर से आ रहा है, तो अगर टाइम लिमिट हम लेंगे क्या 0.1 सेकेंड, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 0.1 सेकेंड है, तो हमें क्या चाहिए, कौन डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा तो भी हम इको सुन पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर v को ले लूंगा मैं 340 मीटर पर सेकेंड एयर में, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा हम पता चल जाएगा क्या ना, d = vt/2, v मतलब 340, t मतलब 0.1 सेकेंड बाई 2, तो ये कितना आएगा 0, तो 34/2, तो इक्वल टू 17 मीटर। तो डिस्टेंस मस्ट बी 17 मीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जो है उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम क्या सुन पाएंगे ना, 0.1 सेकंड के बाद वो टकरा के वापस आएगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। नहीं तो अगर इससे कम होगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन, ठीक है ना। तो रिवर्बरेशन और इको समझ में आ गया, ठीक है। देन इसका एप्लीकेशन क्या है ना, इसका एप्लीकेशन कहां कहां हो रहा है ना, रेडार में हो रहा है, और क्या ये हम क्या पढ़ लिए, ये हम 8th क्लास में पढ़ लिए, रेडार एंड सोनार। हाँ, रेडार मतलब रेडियो RADAR, हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ना, ऑडिबल रेंज क्या है, और एक छोटा सा टॉपिक है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज क्या है ना, जो हम जो ह्यूमन बीइंग सुन पा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग सुन पा रहे हैं ना, वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सुन पाएंगे। अगर इससे कम हो गया 20 हर्ट्ज से तो इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, अगर इससे ज्यादा हो गया उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, तो 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से नीचे तो ऊपर तो अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देन बाकी का जो वाइब्रेशन वाला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए थैंक यू।